हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन के बारे में, जो कि भाग 2 है कक्षा 10 का। इसमें हम अध्याय 4 के बारे में डिस्कस करें तो ये विरासत का संरक्षण रहेगा। इससे पहले हमने 3 अध्यायों पर डिस्कस किया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना ही रहती है, जिसमें हम हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, कल्चर को भी पढ़ते हैं। इसी के साथ बात करें दोस्तों तो हम जियोग्राफी का भी अध्ययन करते हैं। ये लेसन 4 रहेगा। इसके बाद लेसन 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। इसके बारे में डिस्कस करें दोस्तों, विरासत के संरक्षण के बारे में डिस्कस करें तो साहित्य, राजस्थानी साहित्य, राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने दुर्ग, मंदिर, इन दोनों के बारे में डिस्कस किए हैं। आज हम छतरियाँ, बावड़ियाँ और प्रमुख जिले, इन टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ बने रहिए। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के प्रसिद्ध मकबरे के बारे में डिस्कस किया। आज दोस्तों शुरुआत करते हैं हवेलियों से। हवेलियों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हवेलियों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान में सेठ, साहूकारों तथा धन्ना सेठों ने अपने निवास स्थान के लिए भव्य एवं विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया। इनके द्वारा कलात्मक गवाक्ष, बड़ा चौक, लंबी पोल और चौबारे और बगल में कमरे होते थे। ये हवेलियां कई मंजिली तथा दो दो चौक वाली होती है। शेखावटी, ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ राज्यों की हवेलियां स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नताएं रखती है। तो दोस्तों इनमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नता है स्थापत्य कला की दृष्टि से। ये राजस्थान की विरासत में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनकी स्थापत्य कला प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान सरकार ने 1991 में भारत सरकार की हवेली होटल हेरिटेज की तर्ज पर प्राचीन हवेलियों को हेरिटेज होटल का दर्जा दे रही है। तो दोस्तों भारत सरकार की ये जो स्कीम है, ये कब से शुरू है, ये आपको ध्यान में रखनी है। कब से हवेलियां हेरिटेज होटल में दर्जा दिया जा रहा है, तो ये 1991 से दिया जा रहा है। इससे राजस्थान की धरोहर के रूप में हवेलियों की पहचान बन जाएगी। शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां भव्य व कलात्मक है। जयपुर, रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़ इत्यादि शहरों के व कस्बों में खड़ी विशाल हवेलियां स्थापत्य शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली पत्थरों की जालीदार कटाई के कारण विश्व प्रसिद्ध है। तो सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पत्थरों की जालीदार कटाई की हवेलियां विश्व प्रसिद्ध कहाँ की है, कौन सी है, इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये कुछ हवेलियों के नाम दे रखे हैं, जो कि आपको ध्यान में होने चाहिए। जो कि इन तीनों में से देकर आपसे ये पूछा जाए इनमें से नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, जो कि पत्थरों की जालीदार कटाई के कारण विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। करौली, भरतपुर, कोटा में स्थित हवेलियों का कला पक्ष देखते ही बनता है। जोधपुर की हवेलियां अधिकांशतः सुन्नी पड़ी है। इस तरह लक्ष्मणगढ़, शेखावटी, सीकर की अधिकांश हवेलियां पर ताले लगे हैं, जो अरसे से बंद पड़ी है। राजस्थान सरकार की प्रेरणा पर अब इन मध्यकालीन राजस्थान हवेलियों का जीर्णोद्धार एवं भवन हिस्सों की मरम्मत की जा रही है। इससे राजस्थान की समृद्ध विरासत को बचाया जा सकता है। जयपुर शहर हल्दियों का रास्ता में 1775 में बनी हवेली जो है, ये सलीम मंजिल इसी प्रकार हेरिटेज हवेली का रूप प्राप्त कर चुकी है। जर्मन पत्रकार ने 30 नवंबर 2010 को जयपुर की दरबार में शाही हकीम मोहम्मद सलीम खां की वंशज निजामुद्दीन खां प्यारे मियाँ की हवेली की सार संभाल अच्छे ढंग से करने पर बधाई दी थी। तो दोस्तों ये जो 1775 में बनी हुई हवेली है सलीम मंजिल, इसकी तारीफ 30 नवंबर 2010 को जर्मन पत्रकारों ने की थी। निजामुद्दीन खां प्यारे मियाँ की हवेली है, इसकी सार संभाल करने के उपलक्ष्य में। छतरियों के बारे में डिस्कस करें तो हमने हवेलियों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों छतरियों के बारे में। राजस्थान में राजाओं, श्रेष्ठियों, संतों, वीर पुरुषों और मरणोपरांत बने स्मृति स्थल न केवल स्थापत्य एवं इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रदेश की समृद्ध विरासत में शामिल है। जयपुर का गेटौर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग। दोस्तों ये जो कुछ
बात करें राजस्थान में जो वीर पुरुष शहीद हुए हैं उनके मरने के उपरांत जो उनकी बात करें छतरियां बनाएगी तो उनके जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है, तो जयपुर का जो समाधि स्थल है वो गेटोर कहलाता है, जोधपुर का जसवंतथड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जैसलमेर में है। छत्रविलास बाग की हवेलियां कोटा में है। जसवंतथड़ा की पूछा जाए तो जोधपुर में, और गेटोर की पूछी जाए तो जयपुर में। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, जैसलमेर में पालीवाल एवं राजाओं की छतरी तत्कालीन इतिहास एवं कला एवं पुरातात्विक महत्व के विविध पक्षों का चिन्हित करती है। जहां एक और राजा श्रेष्ठों एवं पुरुषों की छतरियों में सामान्यतः पद चिन्ह बने हैं, वहीं सेवों और नाथों की छतरियों में धार्मिक चिन्ह, शिवलिंग तथा खड़ाऊ बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राजाओं श्रेष्ठ पुरुषों की छतरियों में सामान्यतः क्या पद चिन्ह बने हुए हैं, शैव धर्म और नाथ जो धर्म संप्रदाय से हैं उनकी छतरियों में धार्मिक चिन्ह एवं शिवलिंग तथा खड़ाऊ बने हुए हैं। शिवलिंग एवं खड़ाऊ ये आपको ध्यान में रखना है। जालौर में नाथों की समाधियों की छतरी पर तोता बना हुआ है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कुछ अलग इतिहास की जानकारी देने का प्रयास कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि उनकी छतरियों पर तोता बना हुआ था, शिवलिंग, खड़ाऊ, या फिर यहाँ पर दोस्तों बात करिए तो पद चिन्ह का उदाहरण देखने को मिलता है। बावड़ियों के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो बावड़ियां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में बावड़ियों भी अपने स्थापत्य शिल्प के लिए जानी जाती है। बावड़ियां गहरी, चौकोर तथा कई मंजिला होती है। ये सामूहिक रूप से धार्मिक उत्सवों पर स्नान के लिए भी प्रयोग आती है। नीमराणा की बावड़ी अलवर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। तो दोस्तों हमने बात की कि नीमराणा की बावड़ी अलवर में निर्माण टोडरमल ने, इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। ये 9 मंजिला है, ये भी ध्यान में रखिए। इसकी लंबाई 250 फुट, चौड़ाई 80 फीट है। इसमें समय पर एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है, एक समय पर एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छिपाया जा सकता है। इस प्रकार गंगरार चित्तौड़ में 600 वर्ष पुरानी 2 बावड़ी है। ये 600 वर्ष पुरानी कहाँ पर है, गंगरार चित्तौड़गढ़ में। 12 में कोतवाली परिसर में एक बावड़ी है 12 में, और बूंदी में रानी जी की बावड़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुल्ला की बावड़ी, श्याम बावड़ी, व्यास जी की बावड़ी तथा मूर्ति शिल्प कला दृष्टि से अनुपम है। तो ये जो बावड़ियां हैं बूंदी की, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रंगमहल सूरतगढ़ किसी समय योध्या गणराज्य की राजधानी थी। पहले सिकंदर के आक्रमण से हानि उठानी पड़ी, उसके बाद हुणों के आक्रमण से रंगमहल पूरी तरह नष्ट हो गया। उत्खनन में यहाँ एक प्राचीन बावड़ी प्राप्त हुई है जो कि 2 फुट लंबी 2 फुट चौड़ी ईंट से बनी हुई है। बावड़ी इस बात का प्रतीक है कि शकों के भारत आगमन के बाद भी रंगमहल सुरक्षित था, क्योंकि बावड़ी बनाने की कला शक और अपने साथ भारत लाए थे। रेवासा सीकर में 2 बावड़ियां दर्शनीय है। इसमें परंपरागत जल संरक्षण के रूप में काम में लिया जाता है। तो इतिहास से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें ये है कि ये रंगमहल की जो बावड़ी है सूरतगढ़ से प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है नीमराणा की बावड़ी जो कि अलवर में है, टोडरमल के द्वारा निर्मित ये बावड़ी, इसकी लंबाई चौड़ाई भी आप ध्यान में रखिए। और गंगरार चित्तौड़गढ़ की 600 वर्ष पुरानी ये भी बावड़ी आप ध्यान में रखिए। इसी के साथ बात करें दोस्तों तो ये जो बावड़ी है इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। आइए एक विस्तृत अध्ययन करते हैं इसके ऊपर। राजस्थान में अनेक झीलों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। झीलों के निर्माण में राजा महाराजाओं ने बहुत रुचि दिखाई, इससे सिंचाई व्यवस्था की जाती है। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने कृषि की सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो दोस्तों यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया। इसी के साथ झीलों से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 1152 से 1163 के बीच अजमेर के पास विसलसर नामक
कृत्रिम झील निर्मित करने का उल्लेख मिलता है। तो ये जो है विसलसर या फिर इसे कहा जाता है बिसलसर झील, ये आप ध्यान में रखें। पुष्कर में मीठे पानी की झील अत्यंत प्राचीन है। इसके तट पर ब्रह्मा जी का विख्यात मंदिर है। तो ये पुष्कर की झील ब्रह्मा जी के मंदिर से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अलवर में 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी सिलिसेट झील दर्शनीय है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिलिसेट झील कहाँ पर स्थित है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 3 ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की पिछोला झील ऐतिहासिक है। इसमें कई टापू है। इसमें से एक टापू पर जग निवास नामक महल है। पिछोला झील के उत्तर में फतेह सागर झील का निर्माण है। तो पिछोला के उत्तर क्षेत्र में कौन सी झील पड़ती है, वो फतेह सागर पड़ती है। इस झील में आहड़ नदी से 6 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा जल लाया जाता है। इस झील के बीच स्थित टापू आकर्षण का केंद्र है। उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर स्थित जय समुद्र झील या फिर जयसमंद झील, जिसका निर्माण 1687 से 91 के मध्य किया गया, महाराजा जय सिंह ने करवाया। महाराजा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर महाराणा जय सिंह है। यह विश्व की दूसरे नंबर की तथा एशिया की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी, राजसमंद झील, सॉरी दोस्तों जयसमंद झील, जो कि जय सिंह द्वारा निर्मित 1687 से 91 के मध्य की गई। और ये झील कहाँ पर स्थित है, ये उदयपुर से 51 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहाँ से जल लाया जाता है, तो जल जो है ये फतेह सागर झील के साथ बात करें तो ये आहड़ नदी से लाया जाता है। 6 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा लाया जाता है। इसकी लंबाई 14,400 मीटर तथा चौड़ाई 9,600 मीटर है। इसमें 9 नदियों का पानी आता है। कोटा में नगर के मध्य छत्रविलास नामक झील स्थित है। ये कोटा से छत्रविलास झील के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ बात करें, इस झील में जग मंदिर नामक महल है। इसका निर्माण महाराव दुर्जन साल ने करवाया। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि जग मंदिर जो है ये उदयपुर में बना हुआ है, जग निवास भी बना हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखना है आपको कि छत्रविलास जो नामक झील है, इस पर जग मंदिर किसके द्वारा, ये जो है दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया। आबू पर्वत पर स्थित नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखून से खोदकर बनाया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देवताओं के नाखून से खोदकर बनाई गई झील कौन सी है, तो ये नक्की झील है, जो कि आबू पर्वत या फिर सिरोही के अंदर पड़ती है। इसी के साथ बात करें तो सर्दियों में झील का पानी जम जाता है। इस झील के चारों ओर सड़क है। एक किनारे मेंढकाकार चट्टान है जिसे टोड रॉक कहा जाता है। तो दोस्तों मेंढक आकार की जो ये चट्टान है, इसे क्या कहा जाता है, ये टोड रॉक कहा जाता है। टोड रॉक, नॉन रॉक, ये जो चट्टानें हैं ये नक्की झील के आसपास पाई जाती है, जो कि आबू पर्वत या फिर माउंट आबू सिरोही में पाई जाती है। इसी के साथ बात करें अन्य ऐतिहासिक जो विरासत स्थल है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।